हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर दीक्षांत एजुटेक में आपका स्वागत करता हूं। दीक्षांत एजुटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने का बेहतरीन मटेरियल दे रहा है। धन्यवाद है दीक्षांत का, क्योंकि बच्चों के बारे में प्राय सभी विद्यालय, सभी स्कूल सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन सोचते हैं, लेकिन इतनी गहरी सोच लेकर आपको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, इसके लिए धन्यवाद का पात्र है दीक्षांत। छात्रों, आज लेकर आए हैं हम वर्ग 6 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण, जो पहला पाठ है। भाषा एवं व्याकरण, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो अधिगम संप्राप्ति क्या क्या है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है इस पाठ में? तो पहला, भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा में हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। उसके बाद भाषा के प्रकार या भेद, भाषा के कितने भेद होते हैं और यह किस किस तरह के हैं। उसके बाद मौखिक भाषा की परिभाषा एवं उदाहरण, लिखित भाषा की परिभाषा एवं उदाहरण, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की विशेषताएं या महत्व, व्याकरण के विभाग की जानकारी, और अंत में पढ़ेंगे लिपि की परिभाषा। लिपि किसे कहते हैं? छात्रों, पहले हम इसमें देखेंगे कि भाषा की परिभाषा, फिर भाषा के प्रकार या भेद, फिर देखेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा एवं उदाहरण, फिर लिखित भाषा की परिभाषा एवं उदाहरण, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की विशेषताएं, व्याकरण के विभाग की जानकारी। तो छात्रों, आइए हम लोग शुरू करते हैं भाषा की परिभाषा से। ये पॉइंट्स एक एक करके हम पढ़ेंगे। भाषा किसे कहा जाता है? तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे से प्रकट करते हैं, एक दूसरे से प्रकट करते हैं। भाषा एक साधन है। साधन, छात्रों, साधन किसे कहा जाता है? तो अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, कोलकाता टू मुंबई जाना है, तो हमारे लिए क्या क्या साधन होता है जाने के लिए? एरोप्लेन, ट्रेन, बस एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो वहां तक हमको लेके जा सके, वह सभी क्या होते हैं? हमारे साधन होते हैं। ठीक इसी तरह से भाषा क्या है? एक साधन है जो मन में उठ रहे विचारों को प्रकट करता है, दूसरे से कहता है, और दूसरे उसको समझते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, मेरे विचार से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि भाषा एक साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वह बोलकर, जब हम बोलते हैं तो वो अगला सुन करके भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर वो बोलते हैं तो हम सुन करके भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर लिखे हुए को हम पढ़ते हैं या पढ़ने के लिए किसी और के लिए हम लिखते हैं, तो यह भाषा का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं भाषा। रचना के आधार पर भाषा के भेद। भाषा के भेद दो आधारों पर हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अर्थात जन्म। भाषा रचना के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। कौन कौन?
मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा रूप को बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस भाषा रूप को बोल करके या सुन करके, यानी कि मुंह से बोलना और सुनना, भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ। और जब मौखिक रूप से यानी बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाता है तो उस भाषा को कौन सा भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं छात्रों? तो जिस भाषा रूप को लिखकर और पढ़कर प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर और पढ़कर, अर्थात यदि हम लिखते हैं तो दूसरे पढ़ते हैं, वो दोनों के लिए मौखिक भाषा है। अगर हम कोई लिख के हमें भेजता है तो हम पढ़ते हैं। तो लिखना या पढ़ना, जैसे अखबार पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, भाषा लिखित भाषा है। मुंह से बोलकर रेडियो में गाना सुनना, टेप रिकॉर्डर से गाना सुनना, ये सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। जिसमें बोला और सुना जाए वह मौखिक, जिसमें लिखा और पढ़ा जाए वह लिखित। एकदम सिंपल है, साधारण है। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक भाषा है। क्यों है मूल रूप? क्योंकि भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। हम अपनी बातों को, अपने विचारों को बोल करके कहते हैं। पहले तो थोड़ा कम भी हुआ करता था क्योंकि पत्र भेजते थे हम अपने से दूर रहने वालों के लिए, लेकिन अभी जो सेल फोन है, एक स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज वास्तव में सबके मुट्ठी में एक एंड्रॉयड फोन मुट्ठी में दुनिया के समान ही है। क्योंकि हम अभी घर बैठे बैठे अगर हमारे कोई अंकल हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कहीं भी, तो हम उनसे भी टॉकिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बाकायदे वीडियोग्राफी उन्हें देख देख कर बातें कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं, इतने साधन हमारे सामने आज मौजूद हैं। हम पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के हवाले अपने आप को कर चुके हैं। लेकिन भाषा किसी डिजिटल माध्यम की मोहताज नहीं। यह तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से भाषा की उत्पत्ति हुई, जब अक्षरों को लिखने का कार्य मनुष्य ने सीखा। तो यह मूल रूप है भाषा का, मौखिक भाषा। अधिकाधिक हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भाषा का मूल रूप माना जाता है। और लिखित भाषा के अंतर्गत इसमें लिखकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। भाषा के इस रूप का महत्व अधिक होता है क्योंकि यह स्पष्ट दर्शित है। अधिक क्यों होता है? क्योंकि ये लिखा हुआ है बाबू, ये लिखा हुआ है तो इसको काटा नहीं जा सकता। यह लिखित वक्तव्य है। हम लोग लिखने के बाद किसी भी चीज पर, किसी भी स्थान पर साइन करते हैं। मुंह से बोले हुए पर कोई व्यक्ति बाद में कह सकते हैं कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था। जिस तरह से श्री कृष्ण कहते हैं, मुख से बोल करके मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए, जब उनकी माँ मैया यशोदा यह कहती है कि कान्हा तुम इतने बदमाश हो गए हो, शैतानी करते हो, अपने घर में माखन पड़ा हुआ है फिर भी दूसरे के घर जाके चोरी करते हो, माखन चुरा लेते हो। ये माखन सब किसने खाई? तो कृष्ण ने कहा, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कृष्ण ने गलत नहीं बोला, अपनी मैया से झूठ नहीं बोला। कृष्ण ने तो कहा कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। और मां समझती है कि कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अर्थात माखन मैंने ही खायो या मैं नहीं खायो। अगर लिखित रूप से होता तो स्पष्ट होता कि नहीं है कि मैंने है, परंतु मौखिक रूप से कहने पर वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर में हैं और आपके पापा किसी ऐसे आगंतुक आए हैं आपके दरवाजे पर जिनसे
मिलना नहीं चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं, और वो आपको एक वाक्य बोलते हैं कि रोको रोको मत जाने दो। अब इसमें देखिए छात्रों, अगर आप ये समझ लेते हैं कि रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ होता है कि रोकने के लिए कह रहे हैं। अगर मौखिक रूप से कह देते हैं कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, तो आपके समझने में, अंतर स्पष्ट करने में कि रोकना है या जाने देना है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही लिखित रूप से होता है तो रोको के बाद कॉमा है, कॉमा अर्थात अर्ध विराम, अल्प विराम। हम यहां पर थोड़ा रुकेंगे, तो रोको मत जाने दो। और अगर यहीं पे लिखित रूप से रोको मत जाने दो, अगर ये कॉमा यहां लग जाता है तो इसका स्पष्ट साफ विपरीत अर्थ निकलता है कि रोको मत जाने दो, अर्थात ये जो अंक लाए हैं इनको जाने देना है। तो ये स्पष्ट लिखित रूप से होता है, मौखिक रूप से कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाता है और काम खराब हो जाता है। क्योंकि छात्रों, एक बात कही गई है जो कि बात सुनने में तो छोटी लगती है लेकिन है बड़ी गंभीर। क्या? तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप चाहे लिखने में, पढ़ने में, बोलने में तनिक सी सावधानी को हटाते हैं, आपकी बात पकड़ ली जाती है और आप पनिशमेंट के दायरे में आ जाते हैं, या फिर आपके ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं कि आपको बोलने का तरीका नहीं पता, आपको लिखने का तरीका नहीं पता। तो ये कब होता है? सावधानी हटता है तभी दुर्घटना घटता है। इसलिए सावधानी से हमें पढ़ना है। अब रचना के आधार पर भाषा दो प्रकार के हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब यहां आते हैं छात्रों उत्पत्ति के आधार पर भाषा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर भाषा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा और छठी है मातृभाषा। अर्थात रचना के आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जबकि उत्पत्ति के आधार पर भाषा के 6 भेद होते हैं, आधा दर्जन भेद हैं। 6 भेद होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा। आइए छात्रों, इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया गया है जो आसानी से आप समझ सकते हैं। विश्व के अधिकाधिक देशों में बोली समझी जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, विश्व के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को, अर्थात इसका दायरा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का, क्योंकि यह अपने ही देश में नहीं, किसी एक देश विशेष में नहीं, बल्कि प्रत्येक देशों को, अर्थात विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में अधिकाधिक जो भाषा प्रयोग की जाती है वह कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे छात्रों, अपने देश में अभी सबसे अधिक, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अमेरिका की है, सेकंड भाषा है चीन की, और थर्ड भाषा, तीसरे स्थान पर
है हिंदी। हिंदी भाषा तीसरे पायदान पर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने में। अब उसमें अधिकाधिक अर्थात विश्व में अधिक से अधिक जिन भाषाओं का प्रयोग होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के अधिकाधिक प्रदेशों में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी राष्ट्र के अधिकाधिक प्रदेशों में, अधिकाधिक प्रदेश जैसे भारत में कितने प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं? 28। तो 2800 राज्य में जो भाषा सबसे अधिक बोली तथा समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह मान्यता के आधार पर, क्योंकि राष्ट्रभाषा राष्ट्र में अधिकाधिक बोली जाए जो भाषा उसे ही कह सकते हैं राष्ट्रभाषा। और हमारे देश में मान्यता के आधार पर यह राष्ट्रभाषा हिंदी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। अतः संविधान सम्मत नहीं परंतु मान्यता के आधार पर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि यह अधिकाधिक प्रदेशों में अधिकाधिक बोली जाती है। तीसरा है राजभाषा। किसी राष्ट्र के विभिन्न कार्यालयों जैसे स्कूल हुआ, बीडीओ ऑफिस हुआ, ब्लॉक हुआ, थाना हुआ, हॉस्पिटल हुए, तो ये कार्यालय हैं, बैंक हुआ, किसी राष्ट्र के विभिन्न कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग काम काज के लिए किया जाता है, काम करने के लिए, कोई एप्लीकेशन है, कोई ऑर्डर पास करनी है, कोई इशू है, तो उसे जो हम लिखते पढ़ते हैं वह राजभाषा कहलाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। चौथा है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी प्रदेश के अर्थात प्रदेश 28 प्रदेश में से बिहार एक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, बंगाल, पश्चिम बंगाल एक प्रदेश है, तो एक राज्य है। ये लोग राज्य को ही प्रदेश कहा जाता है। तो राज्य, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं होती हैं और किसी प्रदेश में माने किसी राज्य में अधिकाधिक क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वह प्रादेशिक है। अर्थात छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल में जो विश्व में अधिकाधिक बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय जो किसी भी राष्ट्र में अधिक से अधिक बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा है। राजभाषा जिस भाषा में किसी राज्य विशेष के कार्यालयों में कार्य किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को बोली भी कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा को बोली भी कहते हैं, चूंकि इसका विकास एक क्षेत्र के सीमा के दायरे में होता है। बोली या क्षेत्रीय भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में अर्थात आप जिस जगह पर रहते हैं वो एक क्षेत्र है। कहा जाता है छात्रों कि कोस कोस पर बदले पानी और 20 कोस पर बदले वाणी, अर्थात प्रत्येक कोस पर एक कोस 3 किलोमीटर का होता है और इस हिसाब से 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर किसी भी एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान तक जाने के बाद वहां हैंडपंप के पानी को अगर पीकर देखा जाए तो उसके टेस्ट में अंतर होता है। तो कोस कोस पर बदले पानी और 20 कोस यानी 3 किलोमीटर 1 कोस में, तो 20 कोस में 60 किलोमीटर पर बदले वाणी, वाणी अर्थात बोलने का जो टोन होता है वह बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, तो उसे कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा या बोली। और अंतिम भाषा का रूप है मातृभाषा। यह भाषा अपने परिवार में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं।
जैसे किसी परिवार में भोजपुरी बोली जाती है, हमारे परिवार में भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा हो गई। कोई बंगाली परिवार है, फैमिली है, तो वह अपने परिवार में बंगला बोलते हैं, तो वो उनकी मातृभाषा हो गई। अर्थात परिवार में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। परिवार में मातृभाषा, क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय भाषा, प्रदेश विशेष में प्रादेशिक भाषा, किसी राष्ट्र विशेष में राष्ट्रीय भाषा, और अनेक राष्ट्रों में, अधिकाधिक देशों में विश्व के बोली जाने वाली को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आइए छात्रों, अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भाषा के प्रयोग से भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। विचारों और भावों को, जो हमारे मन में उठ रहे होते हैं, विचार, मन की अध्वनात्मक इकाई विचार कहलाती है या भाव कहलाती है। अब भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाव जो मन में उठ रहे होते हैं और विचार किसी एक विशेष विषय वस्तु पर हम करते रहते हैं, यह दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि जब तक इसकी ध्वनि प्रदान नहीं करते, हम अपने मुखमंडल से प्रकाशित नहीं करते, तब तक वह विचार हमारे, वह भाव किसी को दर्शित नहीं होते। विचार जो हम कथन कहते हैं और भाव जो कहने में हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, यह दोनों निर्भर करता है उस वाक्य को कहने पर। हम किसी बातों को एक अलग अंदाज में कहते हैं। खुशियों वाली बात होती है तो हंस के कहते हैं, कोई दुखद करने वाली बात होती है तो मुंह पर मायूसी छा जाती है। वह भाव है, जो मायूसी का छाना हुआ, खुशी का प्रकट होना हुआ, भाव है। और जो उस समय हम बोलते हैं कथन, वह विचार होते हैं। अर्थात भाव और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, साधन है भाषा। भाषा का व्यवहार बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर किया जाता है। विश्व के अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बोली और समझी जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी भाषा है, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी, और भारत में हिंदी, ये बोली जाती है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक उसी तरह से एक देश में, हमारे भारत में ही हम लेकर के चलते हैं उदाहरण स्वरूप, तो ये हिंदी ही सिर्फ नहीं बल्कि कई भाषाएं बोली जाती है, जिसके अंतर्गत राज्य भाषा 22 हैं। भारत के कार्यालयों में कार्य करने के लिए 22 प्रकार की राजभाषाओं का प्रयोग किया जाता है एक देश में। छात्रों, इसी तरह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के अंतर्गत भी एक मुख्य भाषा है, उसकी अपनी राष्ट्रीय भाषा, जो उस राष्ट्र में अधिकाधिक बोली समझी जाती है। लेकिन साथ में और भी भाषाएं होती हैं जो कि वहां के कार्यालयों में कार्यरत होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आशा करते हैं छात्रों बेहतर ढंग से आप समझते चल रहे हैं। भारत की 22 राजभाषाएं हैं। अगला लाइन इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है, पूछा जा सकता है, अतः इसे याद कर लेंगे कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद नंबर 343 में, संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। और इसीलिए 14 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की 22 राजभाषाओं के में हिंदी को भी अनुच्छेद 343 में राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं। भारत में कई भाषाएं बोली तथा समझी जाती हैं, कई भाषाएं बोली समझी जाती हैं। जैसे कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती और केरल में मलयालम। यही नहीं, कश्मीर में कश्मीरी भी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती है। भारत में कई भाषाएं, ये सिर्फ 22 राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि इनके अलावा भी भारत में कई भाषाएं हैं। आइए छात्रों आगे देखते हैं। अगला है, अभी हम भाषा के बारे में समझ चुके हैं, अब है लिपि। लिपि क्या है? तो जब हम किसी भी बात को स्पष्ट रखने की कोशिश करते हैं, स्पष्टीकरण करके उसे रखना चाहते हैं, तब वैसी स्थिति में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। और जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई समझौता का कागज हुआ, तो हम लिखित भाषा में उसको रखते हैं, क्योंकि लिखित भाषा स्पष्ट होती है। और उसे लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, वर्णों से शब्द बनाते हैं। तो ये जो वर्ण हैं, जैसे क, ख, छ, प, ट, ये जितने भी वर्ण हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इन वर्णों को हम एक संकेत चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं। जैसे ये क्या है? क। क क्यों है? क्योंकि यह मानक रूप एक दे दिया गया है, यह संकेत चिन्ह है। इसे भारत क्या किसी भी देश के नागरिक हिंदी के अंतर्गत क ही पढ़ेंगे, एक मानक रूप स्थापित है। तो यह संकेत चिन्ह है, और जिस संकेत चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को, उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह है, निर्देशित चिन्ह है, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा, जैसे यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एग्जाम के पेपर में आप लोगों को आता है लिपि लिखने के लिए। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, और बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अर्थात प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है, और उन्हीं लिपियों के अंतर्गत हम लेखन कौशल को निखारते हैं उस भाषा के अंतर्गत। अब आते हैं छात्रों, लिपि को हम लोग समझ गए, भाषा के प्रकार को समझे। अब आए व्याकरण पर। व्याकरण एक शास्त्र है। शास्त्र अर्थात किताब, पुस्तक। शास्त्र को ही पुस्तक कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, किताब कहते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची कहें या समानार्थी कहें, समान अर्थ को प्रकट करने वाले। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण शास्त्र है। और कौन सा शास्त्र है? तो वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, इसको आसान भाषा में याद करने के लिए हम शुभोपली का प्रयोग करते हैं। शुभोपली अर्थात
सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। शुभोपली व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण से भाषा में व्यवस्था स्थापित की जाती है। व्याकरण से क्या किया जाता है? भाषा में व्यवस्था स्थापित की जाती है। कब, कहाँ, किस अक्षर को रखना है, किस में प्रत्यय लगाना है, किस में उपसर्ग लगाना है, इन सभी चीजों को तय करता है व्याकरण। अतः भाषा, चाहे जो भी भाषा हो, उसका अपना एक निश्चित व्याकरण है और उस व्याकरण के अंतर्गत, व्याकरण क्या, नियमों की किताब कि उस भाषा को हम कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी है तो हिंदी व्याकरण है। इसी तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है, क्योंकि उस भाषा को हम नियमों के अंतर्गत सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं तथा लिखते हैं। इसलिए व्याकरण भाषा में व्यवस्था स्थापित करती है। तीसरा पॉइंट है, भाषा के प्रयोग को अनुशासन में रखने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, भाषा प्रयोग को अनुशासन में रखने के लिए व्याकरण में निश्चित नियम बनाए गए हैं। अर्थात व्याकरण साहित्य के नियमों का एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? साहित्य के नियमों का एक शास्त्र है। यानी कि हम कहानी लिखें, कविता लिखें, दोहा लिखें, पद लिखें, नाटक, एकांकी लिखें, चाहे जिस विधा में हम साहित्य रचना करते हैं, उस विधा में हमें लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है और लिपिबद्धता के लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। यह नियम सिर्फ लिखने ही के लिए नहीं, सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने प्राय सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। अर्थात भाषा का किसने कितना शुद्धता से प्रयोग किया या अशुद्ध प्रयोग किया, यह तो व्याकरण द्वारा सिद्ध होता है। जैसे हमें लिखना है कोई चीज, हमको लिखना है कावेरी, तो एक छात्र लिखता है ऐसे, और एक छात्र लिखता है कौन सा सही है? कावेरी। ये सही है, ये गलत है। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि कावेरी व पर एकले होगा, ओ की मात्रा नहीं होगी। यह नियम व्याकरण का है कि एकले ए के लिए देते हैं और ओ का उच्चारण करने के लिए ओ की मात्रा देते हैं। यह मात्राओं को देना, समझना व्याकरण का कार्य होता है। अर्थात हम व्याकरण को जाने समझे रहते हैं तो लिखने के तरीका में, बोलने के तरीका में। अब कुछ लोग कहते हैं राधा, राधा नाचता है, तो वाक्य गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि राधा तो एक लड़की है, वह नाचता है नहीं, नाचती है होगा, राधा नाचती है। तो यह व्याकरण हमें समझाता है, सिखाता है कि स्त्रीलिंग के साथ थी लगाएंगे या है लगाएंगे, नाचती लगाएंगे, पुल्लिंग के साथ ता लगाएंगे। ये सभी कुछ नियमबद्ध तरीके से होता है, यूं ही कुछ नहीं होता। हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। छात्रों, आप में से बहुत सारे छात्र होते हैं जो इन बातों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। क्यों बैठे हो तब यहां मुंह सुखाए हुए? बस यूं ही। जबकि कुछ नहीं और बस यूं ही ये नकारात्मक शब्द हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि आदमी तो जब सोए भी रहता है तो सांसें लेता है, एक काम कर रहा होता है, क्रिया सदैव चलती रहती है, शारीरिक हो या मानसिक हो। मनुष्य के शरीर में यूं ही तो पत्ते भी नहीं हिलते, हवा के माध्यम से ही हिलाए जाते हैं। तो ऐसे ही यूं ही ये सभी व्याकरण संबद्ध कहे गए कथन नहीं है, क्योंकि यह इसमें कोई बोध नहीं हो रहा है, कोई भाव नहीं हो रहा है। तो
हम उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को बोलने का प्रयास करें जिसका सकारात्मक अर्थ होता है। और यह सिखाता है हमें व्याकरण, शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान। अंतिम पॉइंट है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों को पढ़ते हैं, शब्द विचार में शब्द के निर्माण को से लेकर के शब्दों को पढ़ने तक, लिखने तक की विधि जानते हैं, और वाक्य विचार में वाक्यों तक की विधि जानते हैं। जब वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, तभी हमारे साहित्य की रचना की पूर्णाहुति होती है, साहित्य रचना पूर्ण होती है। चाहे वो कविता हो, कहानी हो या फिर कोई अन्य विधा हो हिंदी साहित्य का, उसमें हम इन्हीं तीनों पर विचार करके अपने कथनों को लिखते हैं, संवारते, सजाते हैं। आइए देखते हैं व्याकरण के ये जो 3 विभाग हैं, इनकी परिभाषाएं क्या है। वर्ण विचार। वर्ण विचार में इसमें वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है। ये नियम है। व्याकरण क्या है? नियमों की किताब है, शास्त्र है। तो वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण वर्ण विचार में हमें पढ़ने को मिलता है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा लेसन, हमारा दूसरा पार्ट वर्ण विचार ही होगा। उसके बाद शब्द विचार आता है। इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है ना। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेद, रचना, संश्लेषण, विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का उल्लेख किया जाता है ना। पहले तो वर्णों के प्रकार हम जानते हैं, वर्णों के भेदों को जानते हैं, और जानने के बाद से वर्ण कौन से वर्ण किस रूप में कहाँ लगेंगे। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो मात्राओं में विभक्त हो जाते हैं, स्वर वर्ण सभी। स्वरों में भी एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती। इन तमाम चीज़ों को हम वर्ण विचार में समझते हैं। जब वर्ण विचार पढ़ेंगे छात्रों, तो हम लोग इसे बाकायदे एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से वर्ण विचार को पढ़ेंगे, जिससे मनोरंजन भी हो, अच्छा भी लगे और हंसते हंसते याद भी हो जाए। छात्रों, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह से संतोष सर के साथ बने रहें और यूं ही अपने जोश से, अपने सक्रियता से अपनी पढ़ाई करते रहें और प्रत्येक दिन एक बेहतर दिन बनाएं अपने जीवन में। इसी के साथ अच्छे से पढ़ें मन लगाकर, और पढ़े तो पढ़े, कुछ बन के दिखा दें। क्योंकि छात्रों, घुड़दौड़ सी लगी थी एक दिन, कोई अपनी अरबी कोई तुर्की पे सवार था। कंपटीशन के मार्केट में, कंपटीशन के मामले में यह कथन है एक कि घुड़दौड़ सी लगी थी एक दिन, कोई अपनी अरबी कोई तुर्की पे सवार था, जिसने एर छोड़ दी वह रह गया इधर, और जिसने एर मार दी खंदक के पार था। मार दो एर और कर दो खंदक को पार, अर्थात उस तरफ एक लग्जरियस लाइफ, एक अच्छा जीवन, और इस तरफ दुखों का सार। दुखों के सार को कर डालो पार, और अपने मेहनत, अपने लगन से पढ़ाई करके एक ऐसे उन्नत पद प्राप्त करो जहां से आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को समाज को कहें और समाज माने। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।